हाँ, तो अब देखिए आज से आप लोगों का जो सिल्वर बॉक्स का सी पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे और उसका ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। और इसके जो जो पहले के 3 क्वेश्चन हैं आप लोग अगर बुक में देखेंगे टेक्स्ट बुक में, तो वो तीनों के ही तीनों क्वेश्चन आपके समरी करने हैं। तो समराइज़ करना है उसमें एक्ट फर्स्ट को, एक्ट सेकंड को और एक्ट थर्ड को। तो इन क्वेश्चंस को अपन बाद में देखेंगे। बाद में देखने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए ठीक लगेगा तो इनको करेंगे, वैसे ये उतने अच्छे क्वेश्चन है नहीं कि अगर एग्ज़ाम में आए। तो सबसे पहले आपका जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसे देखिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि आंसर काफ़ी लंबा जा रहा है। ये भी इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट और रह गया है। पहले आप इतने को क्लियर कर लें। तो यहाँ पर ने 2 पार्ट को क्लियर कर लिया, ये 3 पार्ट में इसका भी आंसर जाएगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन का जो मीनिंग है उसे समझिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द प्ले द सिल्वर बॉक्स। तो इसमें आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताना है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपको आलोचनात्मक जो प्रशंसा है इसकी, ये जो प्ले है उसकी, तो वो आपको बतानी है। आलोचनात्मक प्रशंसा करने का सीधा सीधा यहाँ मतलब ये है कि इस प्ले में जो आपने जॉन बारथविक को देखा, या कुल मिलाकर अगर अपन सेंटर की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो न्याय व्यवस्था है तो वो किस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों के लिए, यानी धनवान व्यक्ति के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए किस तरीके से बदल जाती है, या मेन उसको ध्यान में रखा गया है। तो ये इसकी आलोचनात्मक प्रशंसा हो गई। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो जो सी पार्ट का 10th नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बार उसको और देखिए। क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है। डिस्क्राइब द प्लेस रेलेवेंस। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो नाटक है इसका संबंध बताना है इन द प्रेजेंट डे सर्कमस्टेंसेस, के वर्तमान समय की जो परिस्थितियाँ हैं तो उन परिस्थितियों पर ये जो प्ले है वो किस तरीके से संबंध रखता है, या उस परिस्थितियों को ये किस तरीके से व्यक्त करता है। तो अगर इस बात को भी देखें कि वर्तमान समय की परिस्थितियाँ क्या हैं, कि आज भी जैसा अगर इंग्लिश सोसाइटी देख लें या इंडियन सोसाइटी देख लें, न्याय व्यवस्था हमेशा ही पैसे से प्रभावित रही है। कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके लिए न्याय कुछ और होता है और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए न्याय का मतलब कुछ और होता है। तो यानी कुल मिलाकर के दोनों क्वेश्चन से संबंधित बातें यहाँ रखी गई हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करिए। ये जो आंसर है ये आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर है, आपको दोनों के अलग अलग आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ा बहुत अंतर है उसके लिए मैंने कुछ बीच में जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो इस तरीके के सेंटेंसेस हैं ये, कि इनके द्वारा दोनों के ही आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन आता है आप आंसर यही लिख के आएंगे। ठीक, सबसे पहले ये जो पूरा आंसर है इसको अपन ने 3 भागों में यहाँ डिवाइड किया है। तो पहले आप वो समझ लें जिससे आंसर आपको ठीक से समझ में आ जाए। और दूसरी बड़ी बात यहाँ आपको क्या समझनी है कि इतने बड़े आंसर आपको एक बार में ही यहाँ से याद हो जाएं, दिमाग में आपके में ठीक से बैठ जाएं, स्टोरी जैसी लिखी है वैसी आपके दिमाग में आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरत बड़ी इस बात की रहती है कि किस लाइन का दूसरी लाइन से क्या संबंध है। अगर आपने इसको पकड़ने की कोशिश करी, जो कि मैं बीच बीच में बताता भी हूँ, तो आप एक ही बार में पूरा आंसर ठीक से याद कर लेंगे। अब देखिए आंसर किस तरीके से पहले तो 3 भागों में तोड़ा गया है। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है इस आंसर का, इसमें केवल सिल्वर बॉक्स जो प्ले है उसके बारे में बताया गया है, यानी जॉन गाल्सवर्दी के बारे में बताया गया है और इसे किसके ऊपर लिखा गया है उसके बारे में बताया गया। ठीक, कैसे कि द सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दीज़ फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क। तो ये तो आप लोगों ने देखा ही, बुक से देखा आपने। वहाँ जब मैंने जॉन गाल्सवर्दी को बताया तो वहाँ बहुत डिटेल में आपने देखा कि ये जॉन गाल्सवर्दी का पहला ड्रामेटिक वर्क है। वर्क मतलब कृति। तो ये ड्रामेटिक कृति है और ये रिटन कब लिखा गया था? 114 ईयर्स एगो। तो ये भी बात कैलकुलेट करके लिखी गई है, ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट है। आज से 2 साल के बाद लिखा जाएगा तो आप यहाँ 116 ईयर्स एगो लिख सकते हैं। तो 114 ईयर्स एगो कहने का मतलब कि ये 1906 के लगभग ये प्रकाशित हुआ द सिल्वर बॉक्स। तो वहाँ से लेकर के अगर आज तक अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो मैंने 114 ईयर्स एगो लिख दिया। ठीक, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या लिख रहे हैं। इसका मतलब पहली बात जो कि गाल्सवर्दी ने खुद कही थी कि जो सिल्वर बॉक्स है वो उनका फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क है।
दूसरी बात, जिस समय ये प्रकाशित हुआ ये वो लिखी गई है, तो इसको भी आपको लर्न नहीं करना, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लिख सकते हैं। वॉज रिटेन इन 114 ईयर्स एगो। तीसरी बड़ी बात कि ये जो प्ले है ये क्या व्यक्त करता है, तो ये व्यक्त क्या करता है या ये क्या दर्शाता है कि इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर, तो ये तस्वीर दिखाता है ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी, कि जो इंग्लिश सोसाइटी है, जो अंग्रेज़ों का समाज है, ये हमें उसकी तस्वीर दिखाता है। कौन से समाज की? उस समाज की व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड सेट इन। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना, कि ये उस समय की बात है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड सेट इन, कि जब अंग्रेज़ों के समाज में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो यानी यहाँ तक आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये प्ले किस समय का है, कौन ने लिखा था, ये इतनी सारी बातें आपको देखनी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होंगी। और जिस समय की ये बात है, अगर उस समय की यानी जिस समय उद्योग शुरू हो रहे थे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो अगर उस समय की दूसरी बात करें तो उस समय जो सोसाइटी था, इंग्लिश सोसाइटी, वॉज डोमिनेटेड, कि वो डोमिनेटेड था बाई अ हैंडफुल ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। तो जो हैंडफुल यानी जो मुट्ठी भर कुलीन जन थे, जो कुलीन लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, एक तरीके से अगर मान लें तो समाज पे उनका अधिकार था। और अगर बात उस समय की करें तो भी सही है, और आज के समय में भी देखें तो जो मुट्ठी भर कुलीन जन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, आज भी समाज पर उनका ही अधिकार है। तो ये जो बातें हैं ये जनरल बातें हैं, इन्हें आप किसी भी तरीके से, ये जो पूरी स्टोरी है इससे संबंध नहीं रखें, इतना आपको जनरल में लिखना है। बात मेरे ख्याल से पहले इतनी समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले जो कि जॉन गाल्सवर्दी के ऊपर ही आप कह देंगे कि गाल्सवर्दीज़ फर्स्ट प्ले है ये, तो द सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दीज़ फर्स्ट प्ले कब लिखा गया? वाज रिटेन इन 114 ईयर्स एगो। और जिस समय ये लिखा गया तो ये उस समय के समाज को दर्शाता है, तो आप आगे लिख देंगे कि इट प्रेजेंट्स, कि ये प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है? अ पिक्चर, एक तस्वीर को दिखाता है, ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी, कि ये अंग्रेज़ों के समाज की एक चित्र को दिखाता है। और कौन से समय के चित्र को दिखाता है? व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड सेट इन, कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, ये उस समय के चित्र को दिखाता है। और अगर उस समय की बात करें तो जो सोसाइटी थी वॉज डोमिनेटेड, कि उस समय की सोसाइटी को डोमिनेट किया गया था बाई अ हैंडफुल ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, तो मुट्ठी भर एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा उस समय के समाज को डोमिनेट किया गया था। अब उस समय के समाज को किया गया था, यही चित्र आज भी है, तो इस तरीके से इसका वर्तमान से संबंध भी है। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द प्लेस रिलेवेंस इन द प्रेजेंट डेज सर्कमस्टेंसेस, कि वर्तमान समय की परिस्थितियों से ये किस तरीके से मैच करता है, तो यही बातें हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। और तीनों लाइनें किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हैं। पहली में आपने केवल गाल्सवर्दी को बता दिया कि ये 114 साल पहले उन्होंने लिखा था। दूसरे में हमने ये बता दिया कि इस प्ले में किस बात को दर्शाया गया है, तो इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर, कि ये तस्वीर को दर्शाया गया है, इसके द्वारा ये तस्वीर को दर्शाता है। और तस्वीर का है कि द इंग्लिश सोसाइटी, कि ये इंग्लिश सोसाइटी की तस्वीर को दिखाता है। और उस समय की तस्वीर व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड सेट है, अगर उस समय की तस्वीर को दिखाता है तो उस समय का जो समाज है क्या दिखाता है ये, कि जो सोसाइटी थी वॉज डोमिनेटेड, तो उसको डोमिनेट किया गया, उस पर प्रभाव रखा गया, उसको नियंत्रित किया गया बाई अ हैंडफुल ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। क्लियर इतना? अब बात करते हैं इसकी जो कहानी है। यहाँ तक तो बात हुई थी द सिल्वर बॉक्स की, अब बात करते हैं इसकी कहानी की, कि इसकी जो कहानी अंदर लिखी गई है तो ये कहानी क्या व्यक्त करती है, कि इसमें जो सेंट्रल थीम है इस कहानी की वो क्या है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो स्टोरी है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, कि द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज द ऑपरेशन ऑफ लॉ। मेन पूरी की पूरी कहानी इस बात पे चलती है ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है, कानून का संचालन क्या है, कानून किस तरीके से संचालित होता है इंग्लिश सोसाइटी में, उसको दर्शाया गया। ये इसकी सेंट्रल थीम। तो द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, कि इस प्ले की जो सेंट्रल थीम है इज, वो क्या है? द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून का संचालन, एज इट इफेक्ट्स द रिच एंड द पुअर, और जिस तरीके से ये प्रभावित करता है धनवान और गरीब लोगों को, ये इसकी सेंट्रल थीम है।
कि कानून का संचालन किस तरीके से होता है और ये धनवान और गरीब लोगों को किस तरीके से प्रभावित करता है। ये जो प्ले है सिल्वर बॉक्स, ये इसकी सेंट्रल थीम, यानी पूरी कहानी के केंद्र में हमसे पूछा जाए कि ये पूरी कहानी किस पर चल रही है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ पे चलती है। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट करेंगे कि द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इतना आपने पास्ट में ले गए, क्योंकि ये सारी बातें पास्ट की थी, जॉन गाल्सवर्दी से संबंधित थी या सिल्वर बॉक्स से संबंधित थी। ये जो है वो सिल्वर बॉक्स की कहानी से संबंधित है, तो इसे आप प्रेजेंट में रखेंगे कि द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि सेंट्रल थीम इसकी ऑपरेशन ऑफ लॉ है। ठीक है, एज इट इफेक्ट्स, क्योंकि ये प्रभावित करती है द रिच एंड द पुअर, ये धनवान और गरीब लोगों को ये प्रभावित करती है। ठीक, ये धनवान और गरीब लोगों को प्रभावित करती है। और दूसरी बड़ी बात कि इस तरीके से ये जो नाटक है रिवेल्स उजागर करता है द डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, वही सेंट्रल थीम कि ये यानी जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, कानून का जो संचालन है, या इस कानून के संचालन के द्वारा द प्ले रिवेल्स, किस तरीके से एक घटना दूसरी घटना से जुड़ रही है, वो आपको समझना है। कि इसका मतलब ये जो प्ले है वो उजागर करता है डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, कि न्याय के दोहरे मापदंड को ये दर्शाता है, उजागर करता है। ठीक, वो भी दोहरा मापदंड अप्लाई टू द अपर एंड द लोअर क्लासेस, जो अपर और लोअर क्लास पर अप्लाई हुआ। न्याय का जो दोहरा मापदंड अपर और लोअर क्लास पर जो अप्लाई हुआ, ये उसको उजागर करता है। तो इस तरीके से इस कहानी का जो फर्स्ट पार्ट है, आंसर की कहानी का जो फर्स्ट पार्ट है, वो आपने क्लियर किया कि हमें इसमें किसको व्यक्त करना है, अपर एंड द लोअर क्लास। मेरे ख्याल से यहाँ तक की पूरी बात आपको ठीक से, हाँ, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से कि कौन सी लाइन किसको संबंध रखते हुए लिखी जा रही है, वो आपको दिमाग में रखना। कि अगर आप क्या कहेंगे कि द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, कि इस नाटक की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, इज द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि वो ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक, एज इट इफेक्ट्स, क्योंकि ये जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ये जो कानून का संचालन है, एज इट इफेक्ट्स, क्योंकि ये प्रभावित करता है द रिच एंड द पुअर। और ये रिच एंड पुअर को किस तरीके से प्रभावित करता है कि ये जो नाटक है वो उजागर करता है, इस तरीके से बताता है ये कि द प्ले रिवेल्स क्या उजागर करता है, डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस। तो ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस को उजागर कर देता है। और वो डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस जो अप्लाई किया गया, आपने देखा कि किस तरीके से जॉन ने और जैक ने, दोनों ने समान अपराध किया, लेकिन जॉन को सज़ा दी गई जबकि जैक को कोई सज़ा नहीं दी गई। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस है जो कि अप्लाई हुआ, ये उसको रिवेल्स उजागर करता है। तो द प्ले रिवेल्स द डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस अप्लाई टू द अपर एंड द लोअर क्लासेस। अगर आप कंसंट्रेट करके सुनते हैं कहानी किस तरीके से, जो लाइन किस तरीके से दूसरी लाइन से जुड़ रही है, पूरी में क्या मतलब है, तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ अपन ने बात करी अपर एंड लोअर क्लास की, तो अब अपन को क्या बताना है इसके सेकंड पार्ट में कि अपर क्लास में हमने किसको लिया है और लोअर क्लास में हमने किसको लिया है। ये तो सॉरी, ये आपका सेकंड पार्ट होगा इसका, और यहाँ से आपका जो थर्ड पार्ट होगा। तो ये तो गाल्सवर्दी के ऊपर लिखी गई बातें हैं। इस आंसर से संबंधित बात आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये हो गया, ये जो 3 लाइनें हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपने अपर क्लास को बताना है कि अपर क्लास में कौन है और उसने किस तरीके से न्याय को प्रभावित किया। फिर लोअर क्लास क्या है और लोअर क्लास के लिए न्याय किस तरीके से रहा, तो वो यहाँ आपको थर्ड में बताना। तो सबसे पहले अगर अपन अपर क्लास की बात करें कि द अपर क्लास ग्रुप, मेरे ख्याल से आपकी कहानी अगर आपने ठीक से देखी है तो आपके दिमाग में अलग से होगा कि अपर क्लास ग्रुप में आप किसको रखेंगे, और हर कोई बड़े आराम से बता देगा कि इसमें एक तो जॉन गाल्सवर्दी को रखा जाएगा, या आप कह सकते हैं यहाँ की तरीके से देखें तो जॉन वार्थविक को रखा जाएगा। उनका जो लड़का है जैक वार्थविक उसे रखेंगे, और उनकी जो पत्नी है उसे रखेंगे। तो अपर क्लास में यहाँ इन 3 लोगों को रखा जाएगा, और इनका जो साथ दे रहे हैं उनको रखा जाएगा। तो पहले इन 3 को देखिए
कि द अपर क्लास ग्रुप इन द प्ले, कि जो प्ले का अपर क्लास ग्रुप है वो कंसिस्ट ऑफ, वो बना होता है, किन से मिलकर बनता है अपर क्लास ग्रुप? ए बोगस लिबरल एमपी, यानी एक छली कपटी प्रकार का जो लिबरल एमपी है, जैसे आप जॉन वार्थिक कह रहे हैं। इसे छली कपटी मैं क्यों कह रहा हूँ? छली कपटी ये इसलिए है कि एक तरफ तो ये बात करता है कि इनकी समाज में जो प्रताड़ित लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये उनकी, और दूसरी तरफ जब अपनी रेपुटेशन की बात आती है तो किस तरीके से इसने पूरे न्याय को खरीद लिया और अपने लड़के को बचा लिया। तो इसकी भावना लड़के को बचाना नहीं थी, अपनी रेपुटेशन को बचाना थी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये एक बोगस लिबरल एमपी है, एक छली कपटी व्यक्ति है। पहले नंबर पे इसका आता है, किसमें? अपर क्लास में। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो हिज सेल्फिश वाइफ, जो ये कहती है कि शिक्षा ने गरीब मजदूरों का दिमाग खराब कर दिया है, शिक्षा से उनका नैतिक पतन हो गया है। तो इसका मतलब ये शिक्षा खुद के लिए चाहती है, ये स्वार्थी है। ठीक। अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो हिज स्पाइल्ड सन, उसका बिगड़ा हुआ लड़का। तो अपर क्लास में आप मेनली इन तीनों का नाम लेंगे, ए बोगस लिबरल एमपी, सीधे सीधे कह देंगे कि जो अपर क्लास ग्रुप है कंसिस्ट ऑफ, कि जो अपर क्लास ग्रुप है वो तीन लोगों से मिलकर के बना होता है, या कंसिस्ट ऑफ इनसे मिलकर के बना होता है। पहले नंबर पे यहाँ आप नाम किसका लेंगे? बोगस लिबरल एमपी खुद उसका। दूसरे नंबर पे हिज सेल्फिश वाइफ, उसकी स्वार्थी पत्नी का। और तीसरे नंबर पे हिज स्पाइल्ड सन। अब ये जो बोगस लिबरल एमपी है ये क्या करता है कि ही हैज़ गॉट, इसने प्राप्त कर लिया, एक तो वेल्थ, एमपी है तो इसने धन कमा लिया, पोजीशन, नेता है तो एक समाज में स्थिति बन गई इसकी, एंड पावर। और चूंकि नेता है तो इसलिए इसके पास पावर तो है ही, तो इसलिए ही हैज़ गॉट वेल्थ, पोजीशन एंड पावर। अब जो इसको ये पोजीशन मिली, समाज में इसकी जो स्थिति बनी, इसके लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए आगे लिख रहे हैं कि ही गॉड्स, जो गार्ड लगे होते हैं तो उसको अगर वर्ब में देखते हैं तो गार्ड का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। और अगर गार्ड को नाउन में देखते हैं तो वो व्यक्ति जो रक्षा करने का काम करता है। तो ही गॉड्स हिज रेपुटेशन, ये क्या करता है? जो इसकी ये पोजीशन है इसकी रक्षा करता है। ये लड़के की रक्षा नहीं करता, पत्नी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन ये अपनी पोजीशन की रक्षा करता है। तो ही गॉड्स हिज रेपुटेशन, ये उस समय के समाज को बताया और आज का भी समाज है। इस तरीके से आप कहेंगे इसके लिए कि ही गॉड्स हिज रेपुटेशन, कि वो अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है। रक्षा करना अच्छी बात है, आप रेपुटेशन की रक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इवन बाई अनफेयर मीन्स, अनुचित साधनों के द्वारा भी। अनुचित साधनों के द्वारा भी कैसे? कि जब उसका लड़का आता है, किसी का पर्स ले आता है, जब वो महिला आती है तो ये उसको ज़्यादा पैसे दे करके मामले को रफा दफा कर देता है। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की रेपुटेशन ख़राब नहीं हो, ये बात पेपर में नहीं छपे। तो इस तरीके से जो अनफेयर मीन्स हैं उनके द्वारा भी ये अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है। तो इस तरीके से यहाँ आप कहेंगे कि द अपर क्लास ग्रुप जो है इस प्ले का, कि द अपर क्लास ग्रुप इन द प्ले कंसिस्ट ऑफ, कि वो बना होता है, किसके द्वारा बना होता है? वो तीनों के नाम लिख दें। ए बोगस लिबरल एमपी से बना होता है, हिज सेल्फिश वाइफ से बना होता है, एंड हिज स्पाइल्ड सन, और उसका जो बिगड़ा हुआ लड़का है उससे बना होता है। लेकिन ये जो लिबरल एमपी है, ही हैज़ गॉट, इसके लिए लिखते हैं कि उसने कमाया है, वेल्थ कमाया है, पोजीशन कमाई है, एंड पावर कमाई है। तो तीनों की चीज़ें एमपी के पास होती हैं, वो उसे मिली हैं। लेकिन ये जो इसकी पोजीशन है, इसके लिए अपन आगे लिखेंगे कि वो इस पोजीशन की रक्षा करता है। तो ये इसका लिंक है। तो ही गॉट्स हिज रेपुटेशन, कि वो अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है इवन बाई, लेकिन कैसे? अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स के द्वारा वो अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है। आगे चल के देखते हैं कि जब उसके यहाँ से सिल्वर बॉक्स की चोरी हो जाती है तो वहाँ भी वो डिटेक्टिव भेजता है, किसी भी तरीके से सिद्ध कराने की कोशिश करता है कि इसने लिया है। जब ये क्लियर होता है वहाँ कि नहीं, इस लड़के ने भी तुम्हारे ने चोरी करी है, तो उसे छुपा जाता है। तो अनफेयर मीन्स के द्वारा वो अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है। क्लियर? बार बार ये कहता है कि किसी भी तरीके से पर्स वाली जो बात है वो मामले के बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पर्स वाली बात से उसकी रेपुटेशन डाउन होती है। तो यहाँ सीधे सीधे कहेंगे कि ही गॉट्स हिज रेपुटेशन इवन बाई मतलब इसके द्वारा भी, अनफेयर मीन्स के द्वारा भी वो अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है। जबकि आउटवर्डली, बाहरी रूप से अगर देखें, शोज इज कंसर्न फॉर द पुअर, और दिखावा ये करता है कि मैं गरीबों का ध्यान रखता हूँ।
तो आउटवर्डली बाह्य रूप से सोच दिखाता है हिज कंसर्न अपनी चिंता फॉर द पुअर, क्योंकि बाहरी रूप से अगर देखें तो अपनी चिंता गरीबों के लिए दिखाता है। जब ये दोनों के दोनों बैठ कर के बात कर रहे होते हैं तो बार बार ये कहता है, मजदूरों की बात करता है, ये कहता है कि स्थिति इतनी ख़राब है। जब तीनों जो लिवेंस गर्ल्स का जो केस आया था तो वो कहता है कि मैं इनके मामले को वहाँ मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट की हैसियत से वहाँ उठाऊँगा। तो यानी बाहरी रूप से ये दिखावा करता है केवल। तो आप दोनों बातें यहाँ कहेंगे कि ही गार्ड्स हिज रेपुटेशन, वो अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है इवन बाई अनफेयर मीन्स के द्वारा, दो आउटवर्डली, और यद्यपि बाह्य रूप से शोज इज कंसर्न फॉर द पुअर, कि अपने ध्यान को गरीब लोगों के लिए भी दर्शाता है। और इस रेपुटेशन की रक्षा करने के लिए इसी से आगे लिंक बनेगी आपकी कि ही गार्ड्स हिज रेपुटेशन, इस रेपुटेशन की रक्षा करने के लिए वो अनुचित साधन कौन कौन से अपनाता है। तो वो अनुचित साधन अपनाता है कि ही कैन ईजीली बाई डिटेक्टिव, ये अनुचित साधन है कि वो आसानी से डिटेक्टिव खरीद सकता है। कांस्टेबल, ये आसानी से कांस्टेबल खरीद सकता है जिस कांस्टेबल पे हमले का आरोप लगा था, और ये आसानी से मजिस्ट्रेट को भी खरीद सकता है। यानी वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने भी ये बात 2 बार आई, पर्स वाली बात, लेकिन उसने भी उसको उठाया नहीं। तो ही कैन ईजीली बाय, वो बड़ी आसानी से खरीद सकता है डिटेक्टिव। पहले डिटेक्टिव को खरीदता है जो कि उसके घर तक जाता है, फिर इसके बाद एक कांस्टेबल को भी खरीदता है जो केस को अंदर तक ले जाता है और पर्स वाली बात को नहीं उठाता। और थर्ड नंबर पे मजिस्ट्रेट, जो जिसके सामने की पर्स वाली बात खुद जैक उठाता है, सॉरी जॉन उठाता है, लेकिन फिर भी वो उसको सुनता नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इसका मतलब कि ही कैन ईजीली बाय, वो बड़ी आसानी से, ये अनफेयर मीन्स है कि वो बड़ी आसानी से खरीद सकता है, डिटेक्टिव को खरीद सकता है, कांस्टेबल को खरीद सकता है, एंड मजिस्ट्रेट को खरीद सकता है व्हेन ही फाइंड्स हिज ओन इंटरेस्ट बीइंग थ्रेटन्ड, जब उसे लगता है कि उसके जो खुद के हित हैं, ही फाइंड्स, जब वो पाता है जो ऑन इंटरेस्ट, उसके खुद के जो हित हैं बीइंग थ्रेटन्ड, वो खतरे में हैं, तो उसके खुद के हितों को खतरे में हुआ देखकर वो इन तीनों को खरीद सकता है इजीली भाई, वो आसानी से खरीद सकता है क्योंकि उसके पास इतना पावर है, उसके पास इतना वेल्थ है, पैसा है, तो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए वो ये कर सकता है। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है आंसर का, वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा है। पहले आप कहेंगे कि अपर क्लास में आपने किसको लिया, कि उन तीनों को लिया। फिर आप कहेंगे कि इन तीनों में अपर क्लास को लिया, इन तीनों में जो एमपी है उसने क्या क्या कमाया, कि उसने सबसे पहले तो वेल्थ, पैसा कमाया, पोजीशन कमाई और पावर कमाई। अब इस पोजीशन की रक्षा करने के लिए भी वो अनफेयर मीन्स को भी यूज़ करता है, अनफेयर मीन्स का भी उपयोग करता है। अब इन अनफेयर मीन्स का उपयोग करता है तो अनफेयर मीन्स में है कौन कौन से, क्योंकि बाहरी रूप से तो वो दर्शाता है कि मैं मजदूरों के साथ हूँ, गरीब लोगों के साथ हूँ, और ये अनफेयर मीन्स में वो क्या करता है कि वो अपने पैसे के दम पे खरीद लेता है, डिटेक्टिव को खरीद लेता है, कांस्टेबल को खरीद लेता है, और मजिस्ट्रेट को भी खरीद लेता है। तो ये अनफेयर मीन्स का वो उपयोग करता है, लेकिन कब, जब उसे लगता है कि उसके खुद के हित जो हैं वो खतरे में हैं, तो खुद के हितों को खतरे में देखकर वो खरीद लेता है। इसके बाद आगे देखें कि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, ये इसकी जो लास्ट लाइन है, जो आपका सेकंड पॉइंट है, आर देयर फॉर टिल्टेड। स्केल ऑफ जस्टिस, इसका मतलब जो न्याय का तराजू है, आप देखते हैं कि जो न्याय का तराजू है वो झुक जाता है। तो वैसे तो बैलेंस्ड रहता है, लेकिन यहाँ अगर अपन देखते हैं कि द स्केल ऑफ जस्टिस आर देयर फॉर टिल्टेड, कि इसलिए न्याय का तराजू झुक जाता है इन द फेवर ऑफ रिच एंड पावरफुल, कि इस तरीके से यहाँ से हमें पता लगता है कि जो न्याय का तराजू होता है इन द फेवर ऑफ रिच एंड पावरफुल आर टिल्टेड, कि रिच और पावरफुल व्यक्तियों के पक्ष में न्याय का तराजू झुक जाता है। और यही प्रेजेंट डे सर्कमस्टेंस है, वर्तमान समय की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी यही हैं कि न्याय का तराजू हमेशा रिच और पावरफुल की ओर झुका हुआ रहता है। क्लियर? तो आपको ये जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, ये फर्स्ट पार्ट तो याद हो ही गया होगा अच्छे से, और ये जो सेंट्रल थीम है वो भी दिमाग में अच्छी होगी, लेकिन ये जो है आपका सेकंड पार्ट वो भी अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार सेकंड पार्ट को आप फिर से समझिए, फिर मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पहले क्लियर करूँगा, तब थर्ड पार्ट तब उठाएंगे। तो पहले जो इसका जो सेकंड पार्ट है आंसर का अपने का, वो क्या है कि इसमें जो अपर क्लास है वो किससे बना है,
आप हिंदी में दिमाग में सोचते जाइए, फिर लिखिए कि जो अपर क्लास ग्रुप है इन द प्ले, इस प्ले का, वो कंसिस्ट ऑफ, वो 3 लोगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले पे कि वो बना होता है ए वोगस लिबरल एमपी से, हिज सेल्फिश वाइफ से एंड हिज स्पॉइल्ड सन से मिलकर के बना होता है। अब पहले अगर बोगस लिबरल एमपी की बात करें तो ये लिबरल एमपी इसने क्या कमाया कि ही हैज़ गॉट वेल्थ, पोजीशन एंड पावर, इसने ये 3 चीज़ें कमाई। क्योंकि ये एक तरीके से अपन ये मान के चले, अपन ने इसको एक कपटी व्यक्ति माना है, तो इसने इन 3 चीज़ों को कमाया। लेकिन इन तीनों चीज़ों में से इसने पोजीशन की रक्षा करने की कोशिश करी बार बार, तो इसके लिए इसके क्या कहेंगे कि ही गॉड्स, वो रक्षा करता है एज रेपुटेशन, कि वो उसकी अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है, वो भी काहे से, इवन बाई अनफेयर मीन्स, कि वो अनफेयर मीन्स के द्वारा भी अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है। और दो आउटवर्डली, जबकि बाह्य रूप से शोज हिज कंसर्न फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए अपने जैसे चिंता दर्शाता है कि मैं गरीब लोगों की बड़ी चिंता करता हूँ। अब इसे बचाने के लिए वो क्या करता है अपनी रेपुटेशन को, कि ही कैन ईजीली बाई, वो बड़ी आसानी से खरीद सकता है। क्या क्या खरीद सकता है? डिटेक्टिव को भी खरीद सकता है, कांस्टेबल को भी खरीद सकता है और मजिस्ट्रेट को भी खरीद सकता है। लेकिन कब खरीद सकता है? तब खरीद सकता है जब उसे लगता है कि उसके जो खुद के हित हैं उन्हें चोट पहुंचाई जा रही। तो आप यहाँ कहेंगे कि ही कैन ईजीली बाई, वो बड़ी आसानी से खरीद सकता है मजिस्ट्रेट को, व्हेन ही फाइंड्स, जब उसे पता लगता है, जब उसे लगता है हिज ओन कंसर्न बीइंग थ्रेटन्ड, कि उसके जो खुद के हित हैं वो खतरे में, ऐसा देख करके वो इन तीनों को खरीद सकता है। अगर इन तीनों को खरीद सकता है मतलब वो सबूतों को खरीद सकता है, और अगर वो सबूत खरीद सकता है इसका मतलब जो न्याय का तराजू है वो रिच एंड पावरफुल की तरफ झुक जाता है। तो इसलिए आप लास्ट में लिख देंगे कि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, के जो न्याय का तराजू है, आर देयर फॉर टिल्टेड, इसलिए झुक जाता है। द स्केल्स ऑफ जस्टिस, के जो न्याय का तराजू है, आर देयर फॉर टिल्टेड इन द फेवर ऑफ रिच एंड द पावरफुल, के रिच और पावरफुल लोग हैं उनके पक्ष में जो न्याय का तराजू है वो झुक जाता है। मेरे ख्याल से तो तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप इस तीनों, ये जो तीनों मैंने आपको बातें बताई, आप इन्हें तीनों को पहले दिमाग में हिंदी में अलग अलग करिए कि फर्स्ट नंबर पे आपको केवल सिल्वर बॉक्स जो प्ले है उसके बारे में लिखना है, कब लिखा गया, यानी जॉन गॉल्सवर्दी से संबंधित लिखना है। फिर इसकी मेन थीम है वो लिखना है। मेन थीम में हमने लास्ट में आकर के बताया कि मेन थीम के द्वारा अपर एंड लोअर क्लास को बताया गया है कि कैसे डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस अप्लाई किया गया अपर एंड लोअर क्लास पे। फिर वो डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस में अपर और लोअर क्लास कौन कौन से हैं वो बताएंगे। ठीक, एक बार फिर से देखिए स्टार्टिंग से पूरा जो है। सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि सिल्वर बॉक्स गॉल्सवर्दीज जो फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क है वॉज रिटन, उसको लिखा गया 114 ईयर्स एगो। जब ये लिखा गया तो इस प्ले के द्वारा क्या व्यक्त किया गया, तो इट प्रेजेंट्स, कि ये प्रस्तुत करता है ए पिक्चर ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी, और वो भी उस समय की इंग्लिश सोसाइटी व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एट सेट इन, कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। ठीक, और जो उस समय की सोसाइटी थी वो डोमिनेटेड थी बाई एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा। तो आप ये भी कहेंगे कि द सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड बाई अ हैंडफुल ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, कि जो हैंडफुल एरिस्टोक्रेट्स थे उनके द्वारा ये सोसाइटी उस समय डोमिनेटेड थी। यहाँ से आप इसकी पहले सेंट्रल थीम बताएंगे कि द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, कि इस प्ले की जो सेंट्रल थीम है इज द ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्योंकि ये जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ये जो कानून का संचालन है, इसको हम सेंट्रल थीम मानते हैं एज इट्स इफेक्ट, क्योंकि ये प्रभावित करती है द रिच एंड द पुअर। क्लियर? तो रिच एंड पुअर को ये प्रभावित करती है। अब इसके बाद ये बताएंगे कि ये जो प्ले है, एक तो ये सेंट्रल थीम है तो ये एसके में, और ये जो प्ले है वो उजागर भी करता है। तो द प्ले रिबेल्स, कि ये जो प्ले है वो उजागर करता है कि इसको डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस को उजागर करता है अप्लाइड टू द अपर एंड द लोअर क्लासेस, कि जो अपर क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस है ये उसको उजागर करता है। क्लियर? इतना करने के बाद आप अपर क्लास में किसको मानते हैं वो लिख देंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका जो लोअर क्लास वाला ग्रुप है। तो आप ये किस तरीके से कहेंगे कि द अदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, जैसे आपने ये कहा था कि अपर क्लास ग्रुप जो है वो कंसिस्ट ऑफ, ऐसे ही आप यहाँ कहेंगे कि द अदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, कि जो दूसरा ग्रुप है वो बना होता है, मतलब जो लोअर क्लास ग्रुप है। इसमें किसको मानेंगे आप? मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये भी कहानी होगी कि इसमें सबसे पहले अपन मान के चलते हैं किसको? जोन्स को।
उसके नंबर पे उसकी जो ईमानदार पत्नी है उसको मान के चलते हैं, और थर्ड नंबर पे जो उनके बच्चे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, कि लास्ट में जोन्स को तो क्या किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, उसकी पत्नी जो होती है उसकी कोई नौकरी नहीं रहती, उसका रोज़गार नहीं रहता, और बच्चों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये न्याय व्यवस्था है। ठीक, तो ये आप यहाँ व्यक्त करेंगे इसके द्वारा कि द अदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ जोन्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि जो अदर ग्रुप बनता है वो बनता है जोन से, उसकी पत्नी से और बच्चों से। ये जो फैमिली है वो कैसी है, जैसे ये फैमिली जो थी उसने वेल्थ पोजीशन कमाई, ऐसे ही ये जो फैमिली है कि दिस फैमिली इज पुअर, ये बहुत गरीब फैमिली है, मिजरेबल, कष्टों में रहने वाली फैमिली है, दुख वाली फैमिली है, एंड डिफेंसलेस, और खुद की सुरक्षा न कर पाए ऐसी फैमिली है। तो दिस फैमिली इज, इसके पास भी 3 गुण हैं, लेकिन तीनों गुण कैसे हैं वो आप बताइए। कि दिस फैमिली इज पुअर, कि ये पुअर है, मिजरेबल है एंड डिफेंसलेस है। पुअर है, मिजरेबल है और डिफेंसलेस है, इसलिए उन पर आरोप लगा दिया गया। क्योंकि अपन मान के चल सकते हैं कि जोन्स का तो आरोप था, लेकिन उसकी पत्नी का तो कोई आरोप नहीं था। तो आगे अपन इसको भी उठाएंगे इसमें, लेकिन पहले आप इनको लिखेंगे कि ये तीनों के तीनों पुअर हैं, मिजरेबल हैं और डिफेंसलेस हैं, इसलिए दे आर चार्ज्ड, इन पर आरोप लगाया जाता है विद द थेफ्ट एंड वायलेंस। तो पत्नी पर और जोन्स पर आरोप का लगता है, पहले वो समझिए यहाँ क्या लिखना है कि दे आर चार्ज्ड विद, एक तो उन पर थेफ्ट चोरी का आरोप लगता है, एंड वायलेंस और हिंसा का आरोप लगता है, दोनों पे। अगर जोन्स की बात करें तो जोन्स को तो अपराधी बनाया जाता है, तो आरोप दोनों पे लगता है। और उसके बाद जोन्स लिखेंगे कि जोन्स इज एक्यूज्ड, कि जोन्स को तो अपराधी बनाया जाता है, काय का, ऑफ स्टीलिंग अ सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स की चोरी का, एंड एजल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, और एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करने का। तो एक अपराधी बनाया जाता है और दोनों पर आरोप लगाया जाता है। तो जोन तो इसमें अपराधी हो गया, उसका तो अपराध लास्ट में आकर के सिद्ध हो गया, लेकिन आरोप किस पर लगा था वो अलग लिखना है। तो पहले आप थर्ड ग्रुप में किसको मान के चल रहे हैं, तो द अदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, कि जो तीसरा ग्रुप है वो बना होता है, किससे मिलकर के बनता है तीसरा ग्रुप, जोन्स से, हिज वाइफ उसकी पत्नी से, एंड द चिल्ड्रन। अब ये जो तीनों के तीनों लोग हैं, ये जो फैमिली है वो कैसी है, तो दिस फैमिली इज पुअर, मिजरेबल एंड डिफेंसलेस। डिफेंसलेस हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, कोई भी वकील नहीं हायर कर सकते, पैसा नहीं है, इसलिए दे आर चार्ज्ड विद, इसलिए उन पर आरोप लगाया जाता है, काय का, विद द थेफ्ट, चोरी का, एंड वायलेंस, हिंसा का आरोप उन पर लगाया जाता है कि तुमने चोरी करी है, पुलिस वाले पर हाथ उठाया है, तो वायलेंस भी लगा दिया। पुलिस वाले खरीदे हुए हैं तो किसी भी तरीके का आरोप लगा सकते हैं। और न केवल आरोप लगाया, इसके बाद जोन से एक्यूज्ड, जोन को अपराधी भी बना दिया जाता है, अपराध सिद्ध हो जाता है जोन के ऊपर। यहाँ तक ठीक भी है कि जोन के ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जोन ने दोनों काम करे भी थे। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जोन से एक्यूज्ड, इस बात से किसी को कोई परहेज नहीं है कि जोन अपराधी बनाया जाता है, कि जोन से एक्यूज्ड। काय का, जोन से अपराधी काय का बनाया जाता है कि स्टीलिंग ऑफ द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स की चोरी का, एंड एजल्टिंग ऑन अ पुलिस ऑफिसर, कि एक पुलिस ऑफिसर हमला करने का उसको अपराधी बना दिया जाता है। ठीक, लेकिन इसके बाद अपराधी बनाया जाता है तो यहाँ थोड़ा सा समझना है कि ही इज़ अनेबल, क्यों अपराधी बनाया गया। अगर उसके पास भी एक अच्छा वकील करने की जैसे ताकत होती, पैसा होता, तो ऐसी स्थिति में जो वायलेंस का केस था वो उसके ऊपर नहीं लगता। चोरी का केस भी शायद इतना संगीन होकर के नहीं लगता, चोरी का केस तो उस पर लगता क्योंकि वो लेके गया था सिल्वर बॉक्स को, लेकिन ये क्लियर हो जाता अगर कोई अच्छा वकील होता, तो वो ये सिद्ध कर देता कि पहले इसने इसको अंदर बुलाया, बहुत ज़्यादा इसको नशे की हालत यानी इसको ऑफ़र किया, दारू इसी ने ऑफ़र करी थी जैक ने, और चूंकि वो गरीब था तो लालच में ज़्यादा पी गया और होश में नहीं रहा, इसलिए वो बॉक्स को उठा ले गया। तो वो इतना बड़ा अपराध नहीं रहता कि अनजाने में काम कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखें, अगर उसके पास एक अच्छा वकील होता तो क्यों उसको अपराधी बनाया गया, क्योंकि ही इज़ अनेबल टू हायर, क्योंकि वो हायर करने में असमर्थ था एनी एडवोकेट, किसी भी एडवोकेट को टू डिफेंड हिम। तो अपनी रक्षा के लिए वो किसी भी एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता था, इसके लिए वो अपराधी बन गया। तो वो अपराधी इसलिए नहीं बना कि वो अपराधी था। तो यानी यहाँ हम बताना चाहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस किस तरीके से, क्लियर, कि न्याय किस तरीके से बदल गया
अगर वो गरीब है तो उसे एक अच्छा वकील उपलब्ध कराओ, इसके बाद न्याय का जो सही तराजू है वो समझ में आएगा। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो द अदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, कि जो दूसरा ग्रुप है वो बना होता है जोन्स से, हिज वाइफ से एंड चिल्ड्रन। ये फैमिली कैसी है वो बताएंगे कि दिस फैमिली इज पुअर, मिजरेबल एंड डिफेंसलेस। ऐसी ये फैमिली है। इस फैमिली के जो दोनों लोग हैं उन पे आरोप लगता है, तो दे आर चार्ज्ड विद द थेफ्ट एंड वायलेंस। और जो जोन है उसे अपराधी कर दिया जाता है। तो जोन इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग अ सिल्वर बॉक्स एंड एजल्टिंग ऑन अ पुलिस ऑफिसर। इसका वो अपराधी बना दिया जाता है। अपराधी बना दिया जाता है, यहीं से आप क्वेश्चन करेंगे कि अपराधी क्यों बन गया? क्योंकि ही इज़ अनेबल, क्योंकि वो असमर्थ रहा टू हायर एनी एडवोकेट टू डिफेंड हिम, कि वो अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार के एडवोकेट को हायर करने में वो असफल रहा। इसलिए दूसरी बात, क्योंकि वो किसी भी एडवोकेट को हायर नहीं कर पाया और उसकी जो खुद की आवाज़ थी वो भी दबा दी गई। उसने भी 2-1 बार कोशिश करी थी कि मैं बताऊं कि ठीक है मेरा तो हो गया, इसका क्या होगा। तो यहाँ आप ये भी लिखेंगे कि हिज वॉइस इज सप्रेस्ड, कि उसकी आवाज़ को भी दबाया जाता है। एंड ही इज सेंट टू प्रिजन, और उसे जेल भेज दिया जाता है विद हार्ड लेबर। एंड ही इज सेंट टू प्रिजन विद हार्ड लेबर। तो ये दोनों बात आप लास्ट में उसके लिए और लिखेंगे कि ही इज़ अनेबल टू हायर एनी एडवोकेट टू डिफेंड हिम, कि वो अपनी रक्षा करने के लिए कोई भी एडवोकेट नहीं ले पाया, कोई भी एडवोकेट हायर नहीं कर पाया, लेकिन उसकी खुद की आवाज़ को भी तो दबा दिया। तो हिज वॉइस इज सप्रेस्ड, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। एंड ही इज सेंट टू प्रिजन, और उसको जेल भेज दिया जाता है विद हार्ड लेबर। हार्ड लेबर वाली जो जेल उसको दी जाती है, सज़ा उसको दी जाती है कि कठिन परिश्रम इससे जेल में कराया जाए। ठीक, इसके बाद आप लास्ट में लिख देंगे कि वाइल, जबकि, उससे तो ये करा लिया, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पता लगेगा। जबकि जैक इज इक्वली गिल्टी, कि जैक ने भी यही अपराध किया। कौन सा अपराध? ऑफ स्टीलिंग अ लेडीज़ पर्स, क्या उसने भी चोरी का अपराध किया, लेकिन उसने लेडी का पर्स चुराया, उसने सिल्वर बॉक्स चुराया, तो अपराध तो उसका भी चोरी का है। तो यहाँ अपन क्या कहेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड है कि वाइल जैक इज इक्वली गिल्टी, कि जैक भी समान रूप से दोषी है। काय का? ऑफ स्टीलिंग, चोरी का, ऑफ अ लेडीज़ पर्स, कि वो भी चोरी का उसी तरीके से अपराधी है, वो भी चोरी का उसी तरीके से गिल्टी है, लेकिन लेफ्ट अनएक्यूज्ड, लेकिन उसको तो अपराधी भी नहीं बनाया जाता। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ये जो डबल स्टैंडर्ड यहाँ लास्ट में दिखाई दे रहा है कि वाइल जबकि जैक इज इक्वली गिल्टी, कि जैक भी उसी तरीके से दोषी है ऑफ स्टीलिंग अ लेडीज़ पर्स, लेडी के पर्स को चोरी करने का उस पर भी दोष है, और उसको लेफ्ट अनएक्यूज्ड, कि उसको बिना अपराधी बनाए छोड़ दिया जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस है। तो मेरे ख्याल से जो सेकंड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है इसका, वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार थर्ड पॉइंट को फिर से देखिए और सिस्टमेटिक देखिए कि कौन सी लाइन के बाद हमें कौन सी लाइन लेनी, स्टोरी में किसको किससे जोड़ना है। कि पहले आप थर्ड में किस किस को मानते हैं वो लिखेंगे, फिर वो फैमिली कैसी है वो लिखेंगे। फैमिली का बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड था इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिला। तो द अदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, कि जो तीसरा ग्रुप है वो मिलकर के किससे बना होता है? जोन्स से बना होता है, हिज वाइफ से बना होता है, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों से मिलकर बना होता है। अब ये फैमिली कहती है, तो दिस फैमिली इज पुअर, मिजरेबल एंड, ये पुअर भी है, मिजरेबल, कष्ट में तो है ही, और डिफेंसलेस भी, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती, इसलिए दे आर चार्ज्ड विद थेफ्ट एंड वायलेंस। थेफ्ट और वायलेंस का उन पे आरोप लग जाता है। और जो जोन्स है वो तो अपराधी हो जाता है। तो जोन्स इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग अ सिल्वर बॉक्स एंड वायलेंस, सॉरी, एंड एजल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हमला करने का उस पर आरोप लगता है। आरोप उस पर लगता है तो क्यों लग जाता है? तो यहाँ आप उसका कारण बताएंगे, क्योंकि वो कोई वकील हायर नहीं कर सकता। तो ही इज़ अनेबल टू हायर एनी एडवोकेट टू डिफेंड हिम, इसलिए लगता है। दूसरा, यानी ये कानून का दोष है। दूसरा अगर आप बताएंगे
तो ये भी यहाँ रीजन सहित आपको अगली लाइन लिखनी है कि उसकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है, क्योंकि वो गरीब है इसलिए उसे ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता। तो ही इज सप्रेस्ड, कि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। एंड ही इज सेंट, और उसको भेज दिया जाता है, ही इज सेंट टू प्रिजन विद हार्ड लेबर। अब ये एक के साथ हो गया, जबकि दूसरा भी इसी तरीके का अपराधी है। वाइल जैक इज इक्वली गिल्टी ऑफ स्टीलिंग अ लेडीज पर्स, तो वो भी लेडी के पर्स को चुराने का उसी तरीके से आरोपी है, उसी तरीके से अपराधी है, उसी तरीके से दोषी है, लेफ्ट अनएक्यूज्ड, जबकि उसको तो छोड़ दिया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से जो पूरी बात है अब आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर आप यहाँ तक की सारी बात को 3 पॉइंट को मोटे मोटे अगर दिमाग में रखना चाहेंगे, तो सबसे पहले हमने इसमें जो प्ले है आपका गाल्सवर्दी का, उसके बारे में बताया कि ये प्ले क्या है और कौन से टाइम का है। फिर हमने बताया कि इसकी सेंट्रल थीम क्या है, तो सेंट्रल थीम में निकल करके आया कि ये अपर और लोअर क्लास के लिए जो डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस है उसको व्यक्त कर रहा है, ये सेंट्रल थीम है। तो अपर क्लास क्या है और लोअर क्लास क्या है और डबल स्टैंडर्ड क्या है, तो ये इन दोनों से बता दिए। बस ये 4 बातें आपके दिमाग में अच्छी होनी चाहिए। पूरे प्ले को आप बड़ी आसानी से लिख देंगे। इसके बाद आपको लर्न नहीं करना, कहानी समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगता है, लेकिन इसके बाद आपको लर्न नहीं करना, आप खुद से लिख देंगे कि द सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दीज जो फर्स्ट प्ले है वॉज रिटेन इन 114 ईयर्स एगो। ये लिखा गया तो इसके द्वारा व्यक्त किया गया, या इसमें क्या दिखाया गया, तो इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड सेट इन। और ये जिस सोसाइटी की बात करता है उस सोसाइटी पर एरिस्टोक्रेट्स का कब्जा है। तो द सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड बाई ए हैंडफुल ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। अब यहाँ से अपन प्ले में बात करेंगे कि इस प्ले में जो सेंट्रल थीम है वो क्या लेके चल रही है कि द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज ऑपरेशन ऑफ लॉ एज इट इफेक्ट्स द रिच एंड द पुअर, कि ये रिच और पुअर को प्रभावित करती है। और ये जो प्ले है सेंट्रल थीम में इसकी में ये है, और ये प्ले इसको उजागर करता है। तो द प्ले रिवेल्स, कि ये प्ले उजागर कर देता है द डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस अप्लाइड टू द अपर एंड द लोअर क्लासेस। अपर क्लास में कौन है आप उसको बता दीजिए कि द अपर क्लास कंसिस्ट ऑफ, द अपर क्लास इन द प्ले कंसिस्ट ऑफ, इसमें आप उन तीनों को बता दीजिए। सबसे पहले पे ए बोगस लिबरल एमपी से बना होता है, दूसरे नंबर पे सेल्फिश वाइफ से बना होता है, और तीसरे नंबर पे उसका स्पॉइल्ड सन होता है। लेकिन ये जो एमपी होता है ही हैज़ गॉट वेल्थ, पोजीशन एंड पावर। ये अपनी पोजीशन को बचाने के लिए क्या करता है, तो ये अपनी पोजीशन को पहले तो उसकी रक्षा करता है, तो ही गॉट से ए रेपुटेशन, कि वो अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है लेकिन गलत तरीके से। तो इवन बाई अनफेयर मीन्स के द्वारा ये अपनी रेपुटेशन की रक्षा करता है। और बाहर से ये दिखाता है कि मैं गरीबों के साथ हूँ, दो आउटवर्डली ही शोज इज कंसर्न फॉर द पुअर, क्योंकि बाह्य रूप से वो गरीबों के प्रति अपना ध्यान दिखाने की कोशिश करता है। अब ये किस तरीके से अपनी रेपुटेशन को बचाता है, तो रेपुटेशन बचाने के लिए ही कैन ईजीली बाई, वो आसानी से खरीद सकता है, डिटेक्टिव को खरीद सकता है, कांस्टेबल को खरीद सकता है, मजिस्ट्रेट को खरीद सकता है। तो ही कैन ईजीली बाई डिटेक्टिव, मजिस्ट्रेट और कांस्टेबल को खरीद सकता है। वो भी कब, जब उसे लगता है व्हेन ही फाइंड्स हिज ऑन इंटरेस्ट, जब उसे लगता है कि उसके जो खुद के जो साधन हैं, उसके जो खुद के हित हैं वो कैसे हैं, बीइंग थ्रेटन्ड, कि उन्हें चोट पहुंचाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो ये कर सकता है। इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया कि जो स्केल ऑफ जस्टिस है, जो न्याय का तराजू है, आर देयरफॉर टिल्टेड, वो झुक जाता है। और किसकी तरफ झुक जाता है, रिच एंड पावरफुल लोगों की तरफ वो झुक जाता है। लास्ट में जाकर के आप थर्ड में क्या बताएंगे कि तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं किसकी, जो पुअर फैमिली है, जो लोअर क्लास है। तो द अदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, तो वो बना होता है किससे, तो यहाँ तीनों लिख देंगे, जोन्स को लिख देंगे, उसकी जो पत्नी है उसको लिख देंगे, उसके जो बच्चे हैं उनको लिख देंगे। ये फैमिली कैसी है वो बता देंगे। तो दिस फैमिली इज पुअर, मिजरेबल एंड डिफेंसलेस। ये ऐसे लोग हैं इसलिए इन पे आरोप लग जाता है। तो दे आर चार्ज्ड विद, आरोप का लगता है, थेफ्ट एंड स्टीलिंग का, थेफ्ट एंड वायलेंस का, थेफ्ट एंड वायलेंस का इन पे आरोप लग जाता है। ठीक, जब इन पे थेफ्ट एंड वायलेंस का आरोप लग जाता है, लेकिन जो जोन होता है वो जोन क्या किया जाता है कि जोन को तो अपराधी बना दिया जाता है। तो जोन इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग अ सिल्वर बॉक्स एंड एजल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। अपराधी क्यों बन जाता है, क्योंकि उसके पास वकील हायर करने की क्षमता नहीं है।
तो आप सीधे सीधे जैसे वो उसको अपराधी बना दिया जाता है। अपराधी क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि ही इज़ अनेबल टू हायर एनी एडवोकेट टू डिफेंड हिम, क्योंकि वो किसी प्रकार के एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता। क्लियर? अब वो एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसकी खुद की आवाज़ को भी तो नहीं उठने दिया जाता। तो हिज वॉइस सप्रेस्ड एंड ही इज सेंट टू प्रिजन विद हार्ड लेबर। अगर इसी की तरह दूसरे की व्यक्ति की बात करें कि वाइल जैक इज इक्वली गिल्टी, की वो भी वो समान रूप से गिल्टी है ऑफ स्टीलिंग अ लेडीज पर्स, लेफ्ट अनएक्यूज्ड, और उसको तो छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से टिपिकल नहीं है। अगर आप पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है तो बहुत इजी है, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और सोच सोच कर लिख सकते हैं। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है एक बार उसको और देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए जो आप लोगों ने अपर क्लास ग्रुप के लिए और लोअर क्लास ग्रुप के लिए इस प्ले में कानून व्यवस्था किस तरीके की रहती है वो आपने इससे पहले दोनों तरीके से देखा। अब आपको देखना है, या आप ये मान सकते हैं कि जो पुराने समय की कानून व्यवस्था थी या आज के समय की जो कानून व्यवस्था है, अगर आप सोचें तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं है। तीसरा बिंदु जो मेन है, इसमें फोकस जिसे आपको करना है वो है आपका मिसेस जोन, कि अगर हम मिसेस जोन के तरीके से इसको देखते हैं तो क्या निकल के आता है। तो आप वो देखिए कि फॉर द पुअर मिसेस जोन, कि अगर गरीब मिसेस जोन की बात करें, गरीब मिसेस जोन यहाँ किस अर्थ में कहा जा रहा है कि पैसे को लेकर के तो वो गरीब थी, लेकिन आपने देखा कि पूरे नाटक में ये जो अपराध हुआ इसमें मिसेस जोन की कहीं कोई गलती नहीं थी। तो इस तरीके से भी हम कह रहे हैं कि फॉर द पुअर मिसेस जोन, कि बेचारी मिसेस जोन के लिए द प्ले इज़ अ सोशल ट्रेजेडी, तो उसके लिए तो ये एक सामाजिक त्रासदी है कि समाज की कुछ व्यवस्था इस तरीके की है कि वो तो केवल उसको भुगत रही है, न्याय व्यवस्था को तो वो भुगत ही रही है, लेकिन साथ साथ में उसके लिए ये एक सोशल ट्रेजेडी है। कैसे? कि इन स्पाइट ऑफ हर कंप्लीट इनोसेंस, यानी अपने पूर्ण रूपेण निर्दोष होने के बावजूद सी बिकम्स विक्टिम, यानी वो बिल्कुल निर्दोष है, उसके बावजूद भी सी बिकम्स विक्टिम, वो अपराधी बनती है, वो दोषी होती है ऑफ अ हॉरिबल मिसकरेज ऑफ जस्टिस। चोरी की दोषी नहीं होती, लेकिन एक जो डरावना कुप्रबंध है ऑफ जस्टिस, मिसकरेज का मतलब कुप्रबंध, कि जो एक डरावना कुप्रबंध किया गया है, जो हम समाज में देखते हैं कि न्याय व्यवस्था का जो प्रबंध किया गया है जो डरावना लगता है, तो उस कुप्रबंध का ये शिकार होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे मिसेस जोन के लिए कि इन द प्ले फॉर द पुअर मिसेस जोन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर द पुअर मिसेस जोन के लिए द प्ले इज़ अ सोशल ट्रेजेडी, कि ये जो प्ले है वो पूर्ण रूपेण एक सामाजिक त्रासदी है। कैसे हम इसे सामाजिक त्रासदी मान रहे हैं? इस तरीके से मान रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ हर कंप्लीट इनोसेंस, कि पूर्ण रूपेण निर्दोष होने के बावजूद सी बिकम्स विक्टिम, वो अपराधी बनती है। काय बात की अपराधी बनती है? केवल इस बात की कि ऑफ अ हॉरिबल मिसकरेज ऑफ जस्टिस, कि न्याय व्यवस्था का जो एक डरावना कुप्रबंध है वो उसकी दोषी है। दूसरी बड़ी बात करें, सामाजिक त्रासदी क्यों कह रहे हैं, लाइनों को एक दूसरे से जोड़ी जिससे आपको ठीक से याद रहें। दूसरा, सामाजिक त्रासदी का है, इसका मतलब समाज ने जो मान्यता दी है पति और पत्नी के रूप में, तो वो उसको भी भुगतती है कि सी सफ़र्स फिजिकल टॉर्चर, वो भुगतती है शारीरिक जो टॉर्चर है, जो प्रताड़ना है, कि जो शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है वो उसको भुगतती है बाई हर ओन हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, और साथ साथ में शी इज अरेस्टेड फॉर द क्राइम कमिटेड बाई हर हस्बैंड, कि ये दोनों बातें वो अपने पति के कारण भुगतती है। तो इसलिए भी हम इसे सोशल ट्रेजेडी कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मिसेस जोन के तरीके से आपको देखना है तो तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। कि सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि फॉर द पुअर मिसेस जोन, कि अगर पुअर मिसेस जोन की बात करें तो उसके लिए ये प्ले क्या है, तो उसके लिए ये प्ले टोटल क्या हो गया, सोशल ट्रेजेडी हो गई। अब इसे सोशल ट्रेजेडी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समाज ने जो एक डरावना कुप्रबंध किया है न्याय का, वो उसकी शिकार हुई है कि इन स्पाइट ऑफ हर कंप्लीट इनोसेंस सी बिकम्स विक्टिम, वो शिकार बनती है काहे की, ऑफ अ हॉरिबल मिसकरेज ऑफ जस्टिस। दूसरी बात करें, सामाजिक त्रासदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पति ने उसको जो टॉर्चर किया वो सामाजिक त्रासदी है, तो सी सफ़र्स, कि वो भुगतती है, वो पीड़ित रहती है
कैसे? फिजिकल टॉर्चर, यानी उसे फिजिकल टॉर्चर दिया जाता है बाय हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा। और तीसरी अगर बात करें कि वो अरेस्ट किस लिए करी जाती है, क्योंकि वो मिस्टर जॉन की पत्नी है, केवल इस वजह से उसको अरेस्ट किया जाता है। तो तीसरी बात आप ये भी कहेंगे कि सी इज अरेस्टेड फॉर द क्राइम कमिटेड बाय हर हस्बैंड। सी इज अरेस्टेड फॉर द क्राइम, क्या उसको अपराध के लिए, सी इज अरेस्टेड फॉर द क्राइम, कौन से क्राइम के लिए, कौन से अपराध के लिए उसको अरेस्ट किया जाता है? कमिटेड बाय हर हस्बैंड, जो उसके पति के द्वारा किया जाता है। तो मेरे ख्याल से मिसेस जॉन वाली बात भी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। इसका मतलब इन द एंड के लास्ट में जाकर के सी इज लेफ्ट अलोन, सी इज लेफ्ट अलोन, कि उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, विदाउट अ जॉब, बिना नौकरी के छोड़ दिया जाता है, ओनली टू स्ट्राइव, और केवल भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक सामाजिक व्यवस्था है कि जो जज साहब बैठे हुए थे, जो मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने ठीक तरीके से ये समझा ही नहीं कि जो मिसेस जॉन है उसकी नौकरी भी चली गई, वो क्या करेगी। उन्होंने ये समझा ही नहीं कि मिसेस जॉन के पास जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे। यानी ये जो सामाजिक कुप्रबंध है वो तो इसका शिकार होती है। तो इसलिए लास्ट में जाकर के उसका कंक्लूजन, किसका? मिसेस जॉन का। मिसेस जॉन का कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे कि इन द एंड, जैसे हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए ये एक सोशल ट्रेजेडी है, तो किस तरीके से वो आप यहाँ बता देंगे कि इन द एंड इस तरीके से सोशल ट्रेजेडी हुई कि सी लेफ्ट अलोन, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, विदाउट अ जॉब, बिना नौकरी के छोड़ दिया जाता है, और ओनली टू स्ट्राइव, विदाउट अ जॉब ओनली टू स्ट्राइव, यानी बिना नौकरी के उसे भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये मिसेस जॉन का कंक्लूजन निकल करके आता है। तो पहले मिसेस जॉन के लिए ये प्ले क्या है, ये न्याय व्यवस्था क्या है, आप वो बताएंगे, और फिर मिसेस जॉन का जो कंक्लूजन निकला वो क्या है। जैसे आपने कहा कि ये एक सोशल ट्रेजेडी है, तो आप इसे एक सोशल ट्रेजेडी बताएंगे कि इस तरीके से ये सोशल ट्रेजेडी है कि इन द एंड सी लेफ्ट अलोन, कि लास्ट में जाकर के उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, और अकेला भी कैसे? विदाउट अ जॉब ओनली टू स्ट्राइव, बिना नौकरी के भूखों मरने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक, इसके बाद ये जो तीनों पॉइंट आपने देखे, तो इन तीनों पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकल करके आता है वो अब आप लास्ट में लिखेंगे, और वो कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि 10 इन द प्ले वी फाइंड। इस तरीके से हम पूरे नाटक में ये पाते हैं कि जो पुलिस और लॉयर होते हैं, क्योंकि ये सारा काम किसका होता है? वकीलों का होता है, पुलिस का होता है। पुलिस जिस तरीके के आरोप लगाती है, वकील अपने तरीके से उन्हीं आरोपों को सिद्ध कर देते हैं। 10 इन द प्ले वी फाइंड पुलिस एंड लॉयर टर्निंग द लॉ, कि इस तरीके से वी फाइंड, हमें पता लगता है, हम पाते हैं कि जो पुलिस और लॉयर होते हैं टर्निंग द लॉ एंड कन्विक्शन ऑफ द वी। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, लिंक जोड़िए किस तरीके से कि आप पूरे का कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो कंक्लूजन में आप जा करके क्या लिखेंगे कि लास्ट में हमें क्या दिखाई देता है, और आपको यही दिखाई दिया पूरे नाटक में कि जो पुलिस और लॉयर होते हैं, यानी धनवान लोग होते हैं, वो कानून को अपने पक्ष में ले जाते हैं, वो कानून को मोड़ सकते हैं। और ये जो धनवान लोग होते हैं ये क्या करते हैं? पुलिस और लॉयर को ख़रीद लेते हैं, तो इसलिए इनके द्वारा कानून को बदलवा देते हैं। तो इसका मतलब आप लास्ट में जाकर के क्या लिख सकते हैं कि इन द प्ले वी फाइंड, के प्ले में हम ये पाते हैं कि पुलिस और लॉयर जो होते हैं टर्निंग द लॉ एंड कन्विक्शन ऑफ द बी, और वही कमज़ोर लोगों को दोषी ठहराते हैं। कैसे दोषी ठहरा देते हैं? कि जो कानून होता है, जो लॉ होता है, वो धनवान लोगों के हाथ में होता है। तो द लॉ इज़ इन द हैंड ऑफ द रिच, कि जो कानून होता है वो धनवान लोगों के हाथ में होता है, और जब कानून धनवान लोगों के हाथ में है तो वो उस कानून को अपने अनुसार बदल लेते हैं। तो आप लास्ट में ये भी कहेंगे कि कानून उनके हाथ में है, इसलिए दे टर्न इट, वो इसे बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑन इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट के आधार पर, अपने खुद के फ़ायदे के आधार पर वे उसे बदल देते हैं। कैसे? बाई देयर मनी एंड पावर, अपने मनी के द्वारा, अपने पावर के द्वारा वो इसका रुख मोड़ देते हैं। तो जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन लिखना कोई टिपिकल नहीं है इसका, क्योंकि जैसा हमने पूरी स्टोरी में देखा हमें वही लिखना है कि इन द प्ले वी फाइंड। पहले तो हमें यह दिखाई देता है, साफ साफ दिखता है कि पुलिस एंड लॉयर टर्निंग द लॉ एंड कन्विक्शन ऑफ द वीक। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि जो कानून व्यवस्था है वो हमने इसमें क्या देखी कि द लॉ इज इन द हैंड ऑफ द रिच, कि जो कानून है वो धनवान लोगों के हाथ में होता है, और जब धनवान लोगों के हाथ में है तो वो इसे अपने अनुसार चेंज भी करते हैं। तो आप यहाँ ये लिखेंगे कि दे टर्न इट,
वे इसे बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑन इंटरेस्ट, लेकिन कैसे बदल देते हैं? बाई मनी, पैसे के द्वारा बदल देते हैं, एंड पावर, और उनके पास जो पावर है उससे बदल देते हैं। और जब पैसे और पावर से जो कानून व्यवस्था है उसे बदला जाता है, इसका मतलब ये शताब्दियों पहले भी होता था, जिस समय जॉन गाल्सवर्दी साहब ने ये लिखा था ये तब भी होता था, और ये वर्तमान समय की भी हकीकत है। इसका मतलब ये जो नाटक है वो नाटक नहीं है, ये ट्रू है। तो द प्ले इज ट्रू, कि ये जो नाटक है इस तरीके से ये ट्रू है एंड रिलेवेंट टुडे, और जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनसे मेल खाता है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन, जो कि आपका क्वेश्चन था कि आप इसे वर्तमान समय से किस तरीके से देखते हैं, तो आप क्या कह देंगे कि द प्ले इज ट्रू, कि ये जो नाटक है वो ट्रू है एंड रिलेवेंट टुडे, और वर्तमान की परिस्थितियों से मिलता है, उसी तरीके से मिलता है एज इट वॉज सेंचुरीज एगो, जैसा शताब्दियों पहले था। तो ये उसी तरीके से मिलता जुलता है। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें यहाँ ठीक से पहले तो समझ में आ गई होंगी। एक तो आपने जो मिसेस जोन वाला जो पॉइंट है उसको ठीक से समझना है कि अगर मिसेस जोन के लिए बात करें तो मिसेस जोन के लिए तो ये एक सोशल ट्रेजिडी है। अब सोशल ट्रेजिडी वर्ड को समझते ही ये लिखना है कि सोशल ट्रेजिडी हमने इसको क्यों कहा, कि पहले तो इसलिए कहा कि ये जो न्याय व्यवस्था समाज की है उसके हिसाब से भी उसके लिए एक सामाजिक त्रासदी है, कि वो इस तरीके से कि इन स्पाइट ऑफ हर कंप्लीट इनोसेंस सी बिकम्स विक्टिम, कि वो फिर भी अपराधी बनाई जाती है, वो फिर भी अपराधी बनती है, पर काई की अपराधी? हॉरिबल मिसकरेज ऑफ जस्टिस, कि जो न्याय का कुप्रबंध है, जो डरावना कुप्रबंध है न्याय का, वो उसकी अपराधी बनती है। दूसरी बड़ी बात कि उसे सोशल ट्रेजिडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका जो पति था वो दोषी था, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि उसके हिसाब से उसे भी सज़ा दी गई। तो दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले तो उसके पति ने ही उसको फिजिकल टॉर्चर दिया, तो उसके पति के लिए जो न्याय सामाजिक व्यवस्था है वो लिखेंगे कि सी सफ़र्स फिजिकल टॉर्चर बाय यर हस्बैंड। और दूसरा आप इस तरीके से भी लिखेंगे कि अगर उसे अरेस्ट किया भी गया तो पति के कारण, तो वो भी लिखेंगे कि सी इज अरेस्टेड फॉर द क्राइम कमिटेड बाय यर हस्बैंड, कि वो उस अपराध के लिए अरेस्ट करी गई जो उसके पति ने किया था। इसका मतलब अगर मिसेस जोन के हिसाब से इसका कंक्लूजन लिखें मिसेस जोन का, तो वो क्या लिखेंगे कि ये जो न्याय व्यवस्था है वो किस तरीके की है मिसेस जोन के लिए, कि इन द एंड लास्ट में सी इज़ लेफ्ट एलोन, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, विदाउट अ जॉब ओनली टू स्ट्राइक, बिना नौकरी के भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसका ना तो मजिस्ट्रेट के दिमाग में आया, ना जो मिस्टर वार्थिक थे उनके दिमाग में ही ये बात आई कि इसके बच्चों का क्या होगा, इसका खुद का क्या होगा, समाज में जो इसका इतना अपमान हुआ है कि कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसी भी जैसे समाज का व्यक्ति जो वहाँ सारे बैठे हुए थे, जो ठेकेदार थे, उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। हाँ, तो इस तरीके से अगर आप इसे स्टार्टिंग से लिखते हैं तो इसके लिए आप 4 पॉइंट्स आपके दिमाग में केवल होनी चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे आप क्या लिखेंगे। अगर आप इसे 4 भागों में स्पष्ट रूप से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके लिए एकदम से ईजी हो जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि जो सिल्वर बॉक्स है या जो गाल्सवर्दीज़ ड्रामेटिक वर्क है वाज रिटन 114 ईयर्स एगो, कैसे 114 ईयर्स एगो लिखा गया था, और जिस समय पर ये लिखा गया था तो ये उस समय की जो समाज व्यवस्था थी उसकी, या जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, जो इंग्लिश सोसाइटी थी, तो उसकी जो व्यवस्था थी सोसाइटी की उसको प्रेजेंट करता है। तो इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड सेट इन, तो ये उस समय की बात को बताता है। और उस समय के अगर समाज को देखें तो द सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड, के समाज को डोमिनेट किया गया था बाई ए हैंडफुल ऑफ एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा। अगर आप सेंट्रल थीम इसकी देखें कि द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज़ द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि वो ऑपरेशन ऑफ लॉ है। तो इस तरीके से आप पूरी बात लिख सकते हैं। इसके बाद जो अपर क्लास और लोअर क्लास में इसको डिवाइड करेंगे, तो अपर क्लास के लिए आप लिख देंगे कि अपर क्लास ग्रुप में आप किसको लेंगे, मिस्टर वार्थुक को लेंगे, और जो उनकी सेल्फिश वाइफ है उसको लेंगे, और इसके बाद तीसरे नंबर पे उसका जो स्पॉइल्ड सन है उसको लेंगे। तो वो किस तरीके से जो अपनी रेपुटेशन होती है उस रेपुटेशन को बचाने के लिए जो जितने भी लोग होते हैं उन्हें वो ख़रीद लेता है और वो अपनी रेपुटेशन को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद अगर जो दूसरा ग्रुप है इसमें जो कि मिस्टर जोन का है, तो अगर मिस्टर जोन को देखें तो मिस्टर जोन के लिए चूँकि उसके पास व्यवस्था नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था, वो अपने लिए कोई वकील हायर नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसे जेल हो जाती है। अगर मिसेस जोन के तरीके से आप देखते हैं तो मिसेस जोन के तरीके से ये एक सोशल ट्रेजिडी कही जाएगी, क्योंकि किसी भी तरीके से उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी
सबसे पहले तो जो समाज में न्याय व्यवस्था है, जो प्रबंध है, उसका वो शिकार होती है और लास्ट में जा कर के आप ये कह सकते हैं कि उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, यानी उसकी खुद की स्थिति पर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, कोई व्यवस्था नहीं करी जाती। इसका मतलब कि जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं वो इस पूरी व्यवस्था को अपने तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि वही इन लोगों को खरीद सकते हैं। और जो ये पूरा का पूरा जो प्ले है, तो प्राचीन काल में जिस तरीके से, या जो शताब्दी पहले जो इंग्लिश सोसाइटी के टाइम पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उस टाइम पर ये जितना सत्य था आज भी उतना ही ये सत्य हमें प्रतीत होता है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।